इतिहास में ऐसी कई सीरियल किलिंग की घटनाएं हुई है जिनके बारे में जानकर आज भी लोग सिहर जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही सीरियल किलर के बारे में बता रहे हैं जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। हम बात कर रहे हैं सीरियल किलर भारत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव की। ये सीरियल किलर महिलाओं को अपना शिकार बनाता था और ये पहले महिलाओं का रेप करता था और बाद में चाकू से गोद गोद कर बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर देता था। आज हम आपको जिस सीरियल किलर अक्कू यादव के बारे में बता रहे हैं उसकी मौत ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी और करीबन 200 महिलाओं ने कोर्ट का दरवाज़ा तोड़कर इस सीरियल किलर को भयानक मौत दी थी। भरत कालीचरण, जिसे अक्कू यादव के नाम से भी जाना जाता है, उसका बचपन का नाम भरत कालीचरण था और उसका जन्म 1972 में यादव कस्तूरबा नगर में हुआ था, जो भारतीय केंद्रीय शहर नागपुर महाराष्ट्र के बाहर है। वो एक भारतीय गैंगस्टर, अपहरणकर्ता, सीरियल रैपिस्ट और जबरन वसूली करने वाला और सीरियल किलर था। वो झुग्गी में रहता था और व्यापार करता था जिसमें कई अपराधी शामिल होते थे। यादव का सबसे पहला अपराध 1991 में एक सामूहिक बलात्कार था। यादव और उसके गिरोह ने कस्तूरबा नगर में 13 साल तक अपनी मृत्यु तक बलात्कार, हत्या और घर पर आक्रमण और जबरन वसूली जैसे अपराध किए। अक्कू यादव ने एक छोटा व्यापारिक साम्राज्य बनाने की कोशिश की और उसने पैसे वसूले और उसका विरोध करने वालों को नुकसान पहुंचाया और उन्हें धमकाया भी। एक अपराधी के रूप में अपने जीवन के दौरान यादव ने कम से कम 3 व्यक्तियों की हत्या की और उसने लोगों पर अत्याचार किया और उनका अपहरण कर लिया। घरों पर हमला किया गया और 40 से अधिक महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया। यादव और उसके सहयोगियों ने उसका विरोध करने वालों को चेतावनी के रूप में 10 साल की उम्र की महिलाओं और लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया। एक महिला ने बताया कि कैसे उस पर और उसके पति पर यादव ने हमला किया था। वो सुबह 4-5 बजे उनके घर आया और यादव ने ये कहते हुए आक्रामक तरीके से उनका दरवाज़ा खटखटाया कि वो एक पुलिस अधिकारी है और उन्होंने दरवाज़ा खोलने को कहा। यादव के घुसते ही उसने पति की जांघ पर चाकू से वार किया और उसे बाथरूम में बंद कर दिया और पत्नी को बालों से पकड़कर उसे दूर ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया। यादव ने उसे 3 या 4 घंटे के बाद लौटने की अनुमति दी। जनवरी 2004 में यादव पर नागपुर शहर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हरिचंद खोरसे नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति जो बाजा नामक वाद्य यंत्र बजाकर बहुत पैसे कमाता था, उसको यादव के द्वारा हिंसक रूप से पीटा गया क्योंकि वो 100 रुपये का भुगतान करने में असमर्थ था। कस्तूरबा नगर में पड़ोसियों के अनुसार यादव ने एक बार शादी के ठीक बाद एक महिला के साथ बलात्कार किया। उसने एक आदमी को नंगा भी किया और उसे सिगरेट से भी जलाया। फिर उसे अपनी 16 वर्षीय बेटी के सामने नाचने के लिए मजबूर भी किया गया। यादव ने आशो भगत नाम की एक महिला को लिया और उसकी बेटी और कई पड़ोसियों के सामने उसके स्तन काटकर उसे प्रताड़ित किया, जिससे उसकी मौत हो गई। पड़ोसियों में से एक अविनाश तिवारी नाम का एक व्यक्ति हत्या से भयभीत था और उसने यादव को पुलिस में रिपोर्ट करने की योजना बनाई। नतीजन यादव ने उसे मार डाला। मिट्टी के तेल में खुद को डालकर जलाने के बाद वो जलकर मर गई। यादव ने एक 13 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने के बाद उससे और उसके लोगों से पैसे मांगने के लिए रत्ना डुगरी नाम की एक महिला के घर गए। गिरोह ने उसके फर्नीचर को तोड़ दिया और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। बाद में जब उषा नारायण नाम की एक महिला पहुंची तो उसने डुंगरी से पुलिस के पास जाने की बात कही। डुंगरी ने इनकार कर दिया, इसलिए नारायण ने खुद पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन पुलिस ने शिकायत के बारे में यादव को बताया कि किस तरीके से एक नारायण नाम की लड़की ने उसकी कंप्लेंट की है पुलिस थाने में। तो यादव और उसके साथी नारायण के घर गए तो यादव तेजाब की एक बोतल लेकर गया और दरवाजे से चिल्लाया कि अगर उसने शिकायत वापस ले ली तो वो नारायण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन नारायण ने दरवाज़ा बंद कर दिया और आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। नारायण ने पुलिस को फ़ोन किया, हालांकि उसे बताया गया कि पुलिस आ रही है, लेकिन पुलिस कभी भी नहीं पहुंची। इस बीच यादव ने दरवाजे पर दस्तक देना जारी रखा। उसे धमकी देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे चेहरे पर तेजाब फेंक दूंगा और तुम और शिकायत दर्ज करने की स्थिति में नहीं रहोगे। अगर हम आपसे कभी मिले तो आप ऐसा नहीं करेंगे।
जानिए हम आपके साथ क्या क्या करेंगे। सामूहिक बलात्कार कुछ भी नहीं है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हम आपके साथ क्या करेंगे। लेकिन नारायणी ने यादव को इस बात का जवाब दिया और जवाब देते हुए फिर यादव ने कहा कि वो उसका बलात्कार करेगा और उसे तेजाब से जला देगा और उसके बीच उसकी हत्या हो जाएगी। यादव और उसके आदमियों ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जवाब में नारायणी ने खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर को चालू कर दिया और एक माचिस पकड़ ली। उसने चेतावनी दी कि अगर वो घर में घुसे तो वो माचिस जलाकर खुद को और उन सभी को उड़ा लेगी। अपराधियों ने गैस को सूंघा और नारायणी को अकेला छोड़ दिया। नारायणी ने जो किया उसके बारे में पड़ोसियों को पता लगा, जिससे कि पड़ोसी जागरूक हो गए। जल्दी सड़कों पर कई पीड़ित आक्रोशित हो गए और उन्होंने लाठी और पत्थर उठाना शुरू कर दिया। लोगों ने यादव के साथियों पर पथराव किया और उसके आदमियों ने भीड़ का मिजाज देखा और वहां से भाग गए। पीड़ितों ने झुग्गी में मार्च किया और जश्न मनाया। 6 अगस्त 2004 को पीड़ित यादव के घर गए और उसके घर को जला दिया। यादव को अब अपनी जान का भी डर था और वो सुरक्षा के लिए पुलिस के पास गया तो उन्होंने 7 अगस्त 2004 को अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यादव की मां ने अपना घर खाली कर दिया और 7 अगस्त को यादव को शहर के जिला अदालत में पेश होना था और 500 झुग्गी निवासी वहां पर एकत्रित हुए। जैसे ही वहां पर यादव पहुंचे तो उनके एक आदमी ने उन्हें कंबल में लिपटे चाकू से गुजारने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ये नोटिस करने में विफल रही। महिलाओं के विरोध करने पर साथी को गिरफ्तार कर लिया गया और यादव को वापस हिरासत में ले लिया गया। उसने वापस लौटने और झुग्गी की एक महिला को सबक सिखाने की धमकी दी। लेकिन 8 अगस्त 2004 को एक समूह ने यादव पर हमला किया जब उन्हें अदालत में ले जाया जा रहा था, लेकिन वो हमले में बच गया। 13 अगस्त 2004 को जब यादव अपने मुकदमे के लिए आया तो उन्हें पता नहीं था कि उसका आज आखिरी दिन होने वाला है। अपराध की दुनिया में कुछ किस्से ऐसे हैं जिनका सच शायद कभी भी सामने नहीं आया है। साल 2004 में नागपुर पुलिस अक्कू को कोर्ट रूम में पेश कर रही थी। तभी वहां पर सैकड़ों महिलाओं की भीड़ आती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पत्थर बरसने लगते हैं और देखते ही देखते सैकड़ों महिलाएं चाकू से अक्कू पर टूट पड़ती है। किसी ने उसके कान काटे तो किसी ने उसका गुप्तांग काटा और उसके शरीर को कुछ ही मिनटों में नुकीले हथियारों से छन्नी कर दिया गया। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक भीड़ भरे कोर्ट रूम में कभी ऐसा अपराध भी हो सकता है और इस तरीके से किसी का खून हो सकता है। इस स्टोरी को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है कि किस तरीके से उस पर हमला हुआ और किस तरीके से उसकी मौत हुई। आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।